वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला कुछ यूं है कि तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। तहरीक इंसाफ के वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात की है, मगर दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मुलाकात में स्पीकर ने इंकशाफ भी किया है कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान अब भी हाज़िरियाँ लगा रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। कुछ के हवाले से तो ये खबरें भी सामने आई हैं कि उन्होंने स्पीकर को खुद फ़ोन किया है, फ़ोन करके कहा है कि इज्तिमाई इस्तीफ़ों पर हमारे जो दस्तखत हैं वो जाली हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस्तीफ़ों का मामला PTI के गले पड़ सकता है। डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हम किया है और हमें ज्वाइन किया है अंबर शमसी साहिबा ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपके जानिब आऊँगी। PTI ने एक फैसला लिया इज्तिमाई इस्तीफ़ों का, लेकिन अभी जो सूरत हाल बनी हुई है उससे तो नहीं लग रहा कि PTI मुत्तहिद है। आपको लगता है कि PTI इस वक्त मुत्तहिद है? देखें शाइस्ता, बात यह है कि पहले उन्होंने असेंबली में जाके अनाउंस किए एंड दे लेफ्ट, और उस वक्त 125 या 27 जितने लोग भी थे। उसके बाद फिर स्पीकर ने 11 जो बचे थे MNAs जिनमें मार्जिन ऑफ विनिंग बहुत कम था, उनको सबको उनके एक्सेप्ट कर लिए, कलेक्टिव किए। उसमें उनको ना बुलाया गया, जिसमें अली मोहम्मद हैं, मैं ख्याल इमरान खान का भी था, जितने लोगों के थे नोबडी वाज कॉल्ड। सो आप स्पीकर या नेशनल असम्बली या हमारे लेजिस्लेटर अवाम को क्या बता रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट इज़ आवर मॉरल्स एंड दिस व्हाट वी डू ऑल, और हम हमारे हर चीज़ में मुनाफकत है नहीं होनी चाहिए। जब आपने 11 लोगों को किया तो फिर स्पीकर इज़ बाउंड कि वो सबके करे, एक्सेप्ट करे, या तो उनके भी ना करता। दे वांटेड टू टेस्ट के जी ये इनके 11 जो MNAs हैं इनके क्या रिजल्ट आता है, और उसके बाद हम देखेंगे। उसमें भी आप देखें तो मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जो PTI ने जीत ली। देन दे रियलाइज कि नाउ दे डोंट वांट इलेक्शंस, दे आर वरीड। जाहिर है कि उन्होंने अभी तक कोई डिलीवर नहीं किया। पहले वो चाहते हैं कि 6 महीने 8 महीने साल में को डिलीवर करें अगस्त से पहले, और फिर उसके बाद हम इलेक्शन में जाएं, क्योंकि दे हैव नो मैनिफेस्टो नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। आवाम के पास जाके किस चीज़ का वोट मांगेंगे। इन चीज़ों को देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए। सेकेंड, इससे हम अपने अवाम को क्या बता रहे हैं, हम दुनिया को क्या बता रहे हैं, हम अपने कानून साज असम्बली का खुद अपने आप का मजाक उड़ा रहे हैं। इस वक्त आपके MNAs को जो हुकूमत है $87 बिलियन जो है, बिलियन रुपीस जो है वो डॉल आउट कर रही है अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर। अब ये बताइए, एक तरफ हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी ख़राब है, वी कांट अफोर्ड इट, डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, देन वी आर डूइंग ऑल दिस। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें इसको ठीक करना है। इसके लिए स्पीकर हैज़ टू बी अबव ऑल दिस थिंग्स। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं TV देख रहा कैसे वो डिफेंड कर रहे थे कि आप इंडिविजुअल आए, जब आपने 11 लोगों के खुद एक्सेप्ट कर लिए, कलेक्टिव कर लिए, देन इज देयर एनी मॉरल जस्टिफिकेशन का आप ये बात ना करें। ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक है। और उसके बाद वो जितना वो यही चाह रहे हैं कि 10-15 MNAs जो हैं वो आके कर लें, ना करें। बट आई थिंक ये अल्टीमेटली सारे MNA करेंगे। इस वक्त PTI को कोई MNA नहीं छोड़ सकता, बिकॉज इट्स अ पॉपुलर पार्टी। उनको नज़र आ रहा है कि जो पहले गए हैं वो भी गलती करके बैठे, ना उनको PMLN टिकट देगी ना इनको मिलेगा, तो देयर पॉलिटिक्स इज फिनिश। लाइकवाइज इस वक्त ये सिचुएशन है। मेरे ख्याल में ये बड़ी को अजीब ही सिचुएशन है, बहुत मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। मुल्क में एक पॉलिटिकल अनसर्टनिटी और हो रही है, इकनॉमिक हालात ख़राब हो रहे हैं। तो ये हुकूमत का काम सोचने का। नंबर 1 आई से व्हाटएवर इमरान इज डूइंग, आई डोंट एग्री विद हिम, but responsibility to put the house in order and the economy in order and political setup in order is government. So government is not doing anything. ठीक हो गया। जुनैरा, वो जो 11 इस्तीफे पहले मंजूर किए गए, उन लोगों से 1 by 1 स्पीकर साहब ने मुलाकात नहीं की, लेकिन इस्तीफे मंजूर कर लिए। लेकिन अब उनकी ये जिद है कि उन्होंने 1 by 1 जो है वो सबसे मुलाकात करनी है, और आईनी तरीका यही है, कानूनी तरीका यही है। दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं वो 1 by 1 जाने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या लगता है, दोनों तरफ से हट धर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है? देखिए, दोनों तरफ ही स्टेलमेट है। गवर्नमेंट को ये पता है कि जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, अगर जिस असूल के तहत भी पहले 11 इस्तीफे मंजूर किए गए थे, या तो ये कह दें कि वो गलत था, और अगर वो सही था तो फिर अब उसी रूल को दोबारा अप्लाई कर दें और बाकियों के भी कर लें।
उसको करने में इनको कोई नुकसान नज़र आ रहा है तो उस पर भी खुल के डिबेट कर लें कि क्या नुकसान इनको नज़र आ रहे हैं। एंड वाई आर दे पुशिंग PTI MNAs कि वो आएँ और आके लिख के दें या अलग अलग मिलें। क्या अलग अलग मिलके उनको कोई कन्विंस करना है, कोई काउंसलिंग करनी है कि देखें आपकी बेहतरी इसी में है कि आप इस तरफ आ जाएं? तो ये सब कुछ तो हो नहीं सकता। लगता ये है कि ये टेक्निकल चीज़ों को फ्रंट पे रख के असल में सिर्फ पॉलिटिक्स की जा रही है दोनों तरफ से। इमरान खान को, PTI को भी ये सूट करता है कि ठीक है, जब तक ये मामला जितना लंबा लटकता है लटके, क्योंकि इलेक्शंस तो अभी फोर्सिएबल फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को भी एक बहाना मिला हुआ है कि ठीक है, कीप ऑन इनवाइटिंग देम कि या तो आके इस्तीफे दें या पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाएं। आपने देखा बिलावल भी पिछले दिनों कह रहे थे पार्लियामेंट में आए, गो के उनके वर्ड्स बड़े अजीब थे, कहते आपकी कोई वैल्यू तो नहीं होगी लेकिन आप पार्लियामेंट में आए। तो इस तरीके से एक स्टेलमेट क्रिएट किया गया है जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ जो है वो हुकूमत को खुद ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने चीज़ें रन करनी है, उन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, नैब वाली लेजिस्लेशन नहीं और कई और भी है जो करने वाली हैं। तो मेरे ख्याल है दोनों तरफ से पॉलिटिक्स खेली जा रही हैं। इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। सही, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, मुल्क की सालमियत के लिए ये दुरुस्त नहीं है। नसीम सिद्दीकी साहब, आज जिस वक्त ने स्पीकर साहब से मुलाकात की है उस वक्त में शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मौजूद होना था, लेकिन वो आज नज़र नहीं आए। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? देखिए, वो तो किसी भी मसरूफियत की वजह से हो सकता है कि वो ना वहाँ पे आए हों, लेकिन जिस तरह बाकी साथियों ने बात की और आपका जो एक्चुअल सवाल है इस्तीफ़ों के बारे में, उसमें एक चीज़ मैं और एडअप करता चला जाऊँ कि जब भी हम प्रेस गैलरी में बैठ के कौमी असम्बली की कार्रवाई देख रहे होते थे तो जब स्पीकर साहब आते थे तो वो कुछ नाम लेते थे और बताते थे कि ये एब्सेंट हैं, ये लीव पर है, इन्होंने फ़लाँ जगह जाना था। मतलब ये एक किस्म की वहाँ पर हाज़िरी लगती है जब इजलास होता है। और मेरे ख्याल से कोई इस किस्म का रूल भी है, आर्टिकल इस किस्म का, कि जिसमें अगर आप 40 दिन तक या 40 इजलास तक आप प्रेजेंट नहीं होते तो फिर वो सीट खाली तस्वर होती है। अगर इस तरह का कोई मामला है तो वो भी स्पीकर साहब को देखना चाहिए। और मेरी कुछ PTI के लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल 11 अप्रैल के बाद से हमें सैलरीज़ नहीं मिली। तो अगर उनको सैलरीज़ नहीं दी जा रही तो इसका मतलब है कि आपने उनके इस्तीफ़े कंसिडर कर लिए हुए हैं। तो एक तरफ आप उनके इस्तीफ़े कंसिडर कर रहे हैं, आप ये शो कर रहे हैं कि वो लोग नहीं आ रहे, उनको सैलरीज़ नहीं देनी, दूसरी तरफ आप उनके जो लीगली जिस तरह स्पीकर ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनको मुराद भी मिल रही हैं, जिनको तनख्वाहें भी मिल रही हैं और बाकायदा शायद वो हाजिरी भी लगा रहे हैं। देखिए, वो ये इस तरह की चीज़ें सामने लेके आनी चाहिए ना कि भाई कौन हाजिरी लगा रहा है, ताकि PTI वालों को भी पता चले किसको आप मराद दे रहे हैं और किसको मराद नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ लोगों ने आपसे ज़ाती तौर पे कांटेक्ट किया तो वो उनका हक बनता है। जैसे लियारी वाली सीट पे आपको मालूम होगा कि PTI के जो कैंडिडेट थे वो कोर्ट चले गए थे और वहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा था ज़मीनी उसको कलअदम करार दे दिया गया था, वहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ। तो स्पीकर को बताना चाहिए। और जिस तरह पहले बात हुई, ब्रिगेडियर साहब ने बात की या जुनैरा ने बात की कि आपने जो 11 जो इस्तीफे थे वो मंजूर किए, वो किस बेसिस पे किए? क्या सिर्फ इस बेसिस पे किए कि इलेक्शन कमीशन ने आपको बताया कि इन इलाकों में, इन हलकों के अंदर इमरान खान या PTI बहुत कम मार्जिन से जीती थी, तो आप ये इस्तीफे मंजूर कर लें ताकि ये हम इलेक्शन करा के दें और PDM जीत जाए? और उसकी अप्रूवल भी जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से आई थी। तो कहाँ आप कह रहे हैं कि ये स्पीकर का इस्तेदाद है, वो जो इस्तीफे मंजूर करेंगे फर्दन बुला के? कहाँ पर आप लंदन से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं? तो ये मेरे हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, उनको चाहिए कि वो तमाम PTI के मेंबर्स को लेटर लिखें कि हमें इस तरह PTI ने कहा है और इज्तिमाई इस्तीफों की बात हो रही है, तो आप लोग हाजिर हो, कम से कम स्पीकर साहब उनको बुलाएं, उनमें से जो आ जाता है उसकी कंसेंट ले लें कि वो चाहता है कि नहीं चाहता, और जो लोग नहीं आते उनका इस्तीफ़ा कंसिडर किया जाए। तो मतलब हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह ये आए थे कि मुल्क दिवालिया होने वाला था, हमने आके मुल्क को बचाने की कोशिश की, हमने अपनी सियासत को रियासत पे कुर्बान किया। क्या रिजर्व्स थे जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी अप्रैल 10 तक, और उसके बाद अब रिजर्व्स का क्या हाल है? तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस है। आप देख लें कि तमाम वज़रा सुबह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू करते हैं वो सब इमरान खान साहब के खिलाफ होती है। कोई तोशा खाना, कोई ममनुआ फंडिंग, कोई ऑडियो लीक्स के ऊपर हो रही होती है। सीरियस ऑफ बिजनेस कहीं पे भी, सीरियसनेस इन बिजनेस कहीं भी नजर नहीं आ रहा। मामले में ज़रूर कुर्बान हो गई है, सारी कुर्बानी जो है ना वो आवाम की हो गई है, जो कि हम देख भी रहे हैं और नजर भी आ रहा है। आपका पॉइंट आ गया। अंबर शम्सी, आपकी जानिब आऊंगी, क्या लगता है क्या तहरीक इंसाफ में किसी किस्म की तकसीम है इस्तीफों के मामले पर, और क्या ये तकसीम इस हद तक बढ़ सकती है या बड़ी हुई है कि बगावत तक पहुंच जाए?
पीएम की मुख्तलिफ जमातों में हैं और अंदर उनकी भी तकसीम है। बहुत मजे से मेरे ख्याल में नसीम साहब ने एक गोल कर दिया कि दो बड़े जो लीडर्स थे, परवेज खटक साहब और शाह महमूद कुरैशी, वो मौजूद नहीं थे और बल्कि इमरान खान साहब ने उनको तलब भी किया था, जवाब तलबी भी उनकी की है लाहौर में ज़मान पार्क में। तो ये सवाल बनता है कि वहाँ क्यों नहीं मौजूद थे। असद कैसर साहब थे, कासिम सूरी, आमिर डोगर साहब थे जो चीफ विप भी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, और बहुत अहम होता है कि आप मुलाकात करें। तो ये एक तकसीम तो नजर आती है। दूसरी तरफ जिक्र भी किया था, ये भी मैं तस्दीक कर दूं कि राजा परवेज अशरफ साहब जो स्पीकर है, उन्होंने जिक्र किया था शकूर शाद साहब का, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNA लयारी से उन्होंने चैलेंज भी किया था। तो एक तकसीम तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन मैं ये भी जरूर कहूंगी कि इसका ये नहीं मतलब कि जो हुकूमती बेंचेस हैं वो भी अपनी सियासत नहीं कर रहे। इस पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बिल्कुल सही कहा कि जो 11 जिनको एक्सेप्ट किया था, वो उन 11 को क्यों सिलेक्ट किया था, उनकी एक्सेप्टेंस क्यों की थी। देखें, अगर हम आइन और कानून और रूल्स और रेगुलेशंस की तरफ जाते हैं तो ये वाज़ेह तौर पर इसका उसूल क्या है, उसके पीछे सोच क्या है। उसके पीछे यही सोच होती है जो आपको तकसीम की हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, या जो इस्तीफा देना नहीं चाहता इंडिविजुअली, तो इसको जरूर आपको तस्दीक करनी है, चेक करना चाहिए। लेकिन चाहे हम हुकूमती बेंचेस की तरफ देखें, उन्होंने भी डेफिनेटली उनकी भी इरादे जो हैं वो भी हमें साफ या नेक नजर नहीं आ रहे। जब उन्होंने 11 कर दिए तो वहां भी एक तजाद पाया जाता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में भी तजाद पाया जाता है। आज ही इमरान खान साहब ने अपने सेनेटर से भी मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि मुआशी हालात जो वाकई जो परेशान कुन है, और उसकी एक अच्छी ऑपोजिशन को उसको चैलेंज करना चाहिए, फ्लोर ऑफ द हाउस में भी करना चाहिए, टफ टाइम दें सेनेट में हुकूमत को, तो यही टफ टाइम नेशनल असेंबली में भी देना चाहिए। अब आप देखें किस तरीके से बहुत अहम एक कानून साजी हुई थी रिको डिक की, वो तो हुकूमती इत्तेहाद में भी उस पर एतराज था, वो किस तरह से रेल रोड किया गया था, और दीगर कवानीन जो हैं उसके हमने जाहिर है उस पर चैलेंज भी किया गया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से। तो अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं, जैसे उन्होंने इशारा दिया कि उनको शायद नहीं लग रहा कि इंतखाबात जो वो चाह रहे हैं जिस तारीख को होने चाहिए वो हो रहे हैं, तो कम से कम देखें चैलेंज तो कर सकते हैं ना, उनको टफ टाइम तो देना चाहिए। और सिर्फ सड़क पे नहीं, सड़क की सियासत तो नजर आ रहा है कि वो कामयाब नहीं। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त हुकूमत की जो खामियां हैं, जो नाकामियां हैं और बहुत बड़ी नाकामियां हैं, उनको हर फोरम पे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के नहीं, क्योंकि अगर आप जमहूरियत में या पार्लियामेंट्री जमहूरियत में यकीन रखते हैं तो पार्लियामेंट में ही करनी चाहिए। अगर आप असेंबलियां तहलील करना चाहते हैं तो फिर KP की भी असेंबली तहलील करें। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त दोनों तरफ तजादात ही पाए जाते हैं, वो दावत तो देते हैं और बहुत अच्छी बात है आज मुलाकात हुई, लेकिन फिर जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है तो फिर वो दोबारा से तजाद। ठीक है, यानी आपको लगता है कि अगर तहरीक-ए-इंसाफ ने इस हुकूमत को टफ टाइम देना है तो पार्लियामेंट में आना होगा, तभी वो टफ टाइम दे पाएगी सही तरीके से हुकूमत को। आपका पॉइंट है, अगर तहलील करनी है तो फिर KP की असेंबलियां तहलील कर दें। वो तो जब तक पंजाब का मामला हल नहीं होगा तो KP असेंबली भी तहलील नहीं होगी। मैं यही बात कर रही हूँ कि इस वक्त जो स्ट्रैटेजी जो है ना, वो इस वक्त शोर ज्यादा है, एक्चुअल टैक्टिकल इस वक्त मैं कहती हूँ कि इबाम नजर आता है इनकी टैक्टिक्स। ठीक, ब्रिगेडियर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये बात कर रहा था कि अगर ये इंडिविजुअल आना शुरू होते हैं तो वो हुकूमत ने मेरे ख्याल में सोचा हुआ कि इसको कम से कम में 3-4 महीने लग जाएंगे। एक तो स्पीकर सैटरडे संडे छुट्टी होती है, उसके बाद सेशन कब तक चलेगा, स्पीकर की कमिटमेंट्स आ जाएंगी, स्पीकर कभी कहीं चले जाएंगे, कभी चले, दे कैन यूज और डिलेइंग टैक्टिक्स। और 3-4 महीने मीन्स गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इस कानून से असेंबली का क्या फ़ायदा। अगर एक ने गलती की है, या तो आप उनको फारिग करें, इलेक्शन करवाएं और फिर असेंबली को प्रॉपर तरीके से आप इस्तेमाल करें। कौन सी डेमोक्रेसी में जो असेंबली होती है विदाउट अपोजिशन होती है? ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है इस पर सोचना कि दिस असेंबली इज विदाउट अपोजिशन। और ये डेमोक्रेसी में एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी यही है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्शनेबल एक्शंस होते हैं। तो जब वो नहीं है तो ये मुल्क में कौन सी डेमोक्रेसी है? इसलिए मैं कहता हूँ अगर ऐसी हालात हैं, ये बात है, तो मेरे ख्याल में फिर वही बात जो सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं कि टेक्निकल गवर्नमेंट, वो इनसे 100 गुना बेहतर होगी। जब बहुत सियासतदान हमारे बैठ के फैसला नहीं कर सकते, दे कांट सिट अक्रॉस द टेबल एंड सॉर्ट आउट देयर थिंग
तो ऐसी इनका क्या फ़ायदा। सेकंड, अगर आपको ऑडियो लीक याद हो कि इलेक्शन कमीशन की और राना सनाउल्लाह की राय थी कि जी इतने लोगों के सीटें मसदूर कर लें, इतनों के ना करें, तो ये आपको क्लियर पता चलता है कि नेक्सस किस तरीके से इस असेंबली को नाकाम करने का चल रहा है। सही। जुनैरा भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं। जी जुनैरा। असल में शाइस्ता, तज्जिया करते हुए हम लोग भी थोड़े से पार्शल हो जाते हैं। देखिए, जब हम इमरान खान को कहते थे कि क्यों नहीं करते असेंबलीज डिज़ोल्व ये, तो उसमें कोई महीना गुजर गया, 1.5 महीना गुजर गया, बेतहाशा तनकीद हुई कि अगर इलेक्शन चाहते हैं तो असेंबलीज आप डिज़ोल्व कर दें। उन्होंने उधर नाम लिया असेंबलीज डिज़ोल्व करने का, और जो पंजाब में तूफ़ान आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया, जो केओस डेवलप हुआ है, वो हम सब ने देखा। और नून लीग वाज लाइक रनिंग अप एंड डाउन, इधर उधर कितने मसले क्रिएट हुए आपके सामने हैं। अब ये कहते हैं कि अगर इतना ही मसला है तो केपी की असेंबली डिज़ोल्व कर दें, यानी कि इमरान खान अपने सारे कार्ड्स इनके हाथ में दे दें, ये कुछ ना करें, ये कुछ ना करें। तो ये बड़ा एक सिलेक्टिव एमनीशिया है हमारा कि एक बंदे से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने सारे कार्ड्स हमारे आगे रख दे, और दूसरे को हम कहते हैं वो जो कुछ कर रहा है, वो सियासत कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। सही। नसीम साहब, अंबर का कमेंट लेके आपकी जानिब आती हूँ। जी अंबर। मैं समझना चाहती हूँ इसमें जानिबदारी या पार्शियल एनालिसिस कैसे, क्योंकि अगर इसमें मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहूंगी कि अगर इमरान खान साहब इस करना चाहते हैं तो अगले दिन कर। वाई वेट फॉर अ वीक? तारीख क्यों देते हैं? केपी असेंबली मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, अब वहाँ फौरन कर। Why would he listen to us? ये उनकी मर्जी है। No, but I would शायद इसे ही वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कहते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, ट्रम्प कार्ड, और आई डोंट नो, स्ट्रांग विकेट्स। I want to understand. No, I do want to understand why we can't criticize strategy and tactics दोनों तरफ से। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो We are criticizing, but why do we expect कि वो हमारी बात माने? So why do we expect कि हम इस वक्त PDM की हुकूमत बात माने या PMLN की हुकूमत माने या उनके लोग माने? So I mean that's the question है। नहीं, बिल्कुल ना माने, उनसे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते, बिल्कुल ना माने, लेकिन दोनों तरफ सियासत एक जैसी होने दें। That's what I'm saying। सियासत एक जैसी तो है ना, आई थिंक दैट्स प्रीटी क्लियर कि दोनों तरफ से, आपने भी कहा, मैं भी कह रही हूँ कि सियासत हो रही है। तो आई मीन इफ यू रियली वांट टू, यू नो, द प्रूफ इज इन द पुडिंग, अगर आपने करना है तो कर दें। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? एंड दैट्स द क्वेश्चन। दूसरी बात, अच्छा शाइस्ता, इसमें अगर मुझे इजाजत दें, मैं एड अप कर देता हूँ कि जिस तरह ये पार्शियल की बात हो रही है या कमेंट्स की बात होती है, नसीम साहब नहीं समझ में आया कि जब पंजाब असेंबली जब डिसॉल्व कर दी तो उस वक्त जो केओस अंबर का कमेंट ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं दोनों की जानिब आ जाती हूँ। अंबर, आप अपना कमेंट कंप्लीट कर लीजिए। जी, आप अपना कमेंट कंप्लीट कर लीजिए अंबर। बिल्कुल। आई जस्ट वांट टू से कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत का मतलब ये है कि आप आइन से बालातर हो रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि आइन और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक तरफ फॉलो भी करना चाहिए, इसमें बिल्कुल सही बात है। और एंड आई थिंक कि इस वक्त अगर जो नाकामी है वो हुकूमत की है कि वो नहीं चला रहे, वो 11 इस्तीफे मंजूर कर लेती हैं और फिर बाद में ये तजाद बिल्कुल पाया जाता है। लेकिन टेक्नोक्रेट हुकूमत का क्या मतलब है कि आप बेसिकली आप एक नया आइन बना लें, इसका मतलब यही होता है। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ये मतलब है कि शौकत तरीन आ जाए। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ये मतलब होता है कि आप मार्शल लॉ ले आए। तो आई मीन लेट्स बी क्लियर ऑन व्हाट दैट मीन्स एंड डज इट फॉल विद इन इट। अगर वाकई लाना है तो फिर कानून चेंज कर दें, आइन चेंज कर दें। यू नो, आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ दैट इज सक्सीडेड एंड दिस विल नॉट। हमारे आई डू वांट टू से कि प्रॉब्लम हमेशा ये रहा, वी आर नॉट गोइंग बैक टू द हार्ट ऑफ इट। देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो एक हम 2017 और जो 18 में इस वक्त जो एक तजर्बा हुआ था, जो इस वक्त इसका तजर्बे की हर तरफ से नाकामी भी नजर आ रही है कि ये मौजूदा जो कोलिशन गवर्नमेंट जो आई है ये भी नाकाम हो रही है, बिकॉज दे ऑलवेज looks to the establishment to manage things for them। ठीक है, और इस इमरान खान ने भी इसकी को तस्लीम भी किया है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत भी हेडलेस लग रही है बिकॉज दे कांट मैनेज थिंग्स। ब्रेक की जानिब जाना है, और ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, क्विकली कमेंट कर दीजिएगा।
अब क्विकली तो नहीं, उन्होंने इतनी लंबी बात की, थोड़ा सा टाइम तो मुझे दें। बहरहाल जिस तरह पार्शियल की बात हो रही थी ना, बात यह है कि जिस तरह हम सजेशंस दे सकते हैं कि पीडीएम को इस तरह करना चाहिए, बात यह है कि डेफिनेटली जिस तरह हम सहाफ़त कर रहे हैं और अपनी मर्जी से अपना तज्जिया देते हैं, तो जो सियासत में लोग हैं उन्होंने सियासी फैसले करने होते हैं। जिस तरह हम खाना खाने लगते हैं तो पहले जो है वो स्टार्टर आता है, फिर मेन कोर्स आता है, फिर मीठा आता है, तो इसी तरह वो चाह रहे हैं कि अगर वो पहले पंजाब असेंबली तोड़ेंगे, उसके बाद फॉलोअप में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ेंगे, तो हम उनके ऊपर जोर नहीं डाल सकते कि जी वो वाली क्यों नहीं तोड़ देते। लाजमी बात है उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और उन्होंने इसको देखते हुए उसके ऊपर अमल करना है। और दूसरी जो बात हो रही थी कि जिस तरह अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं और हाउस का किस तरह बिजनेस चल रहा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट भी मौजूद नहीं है। आप प्रेस गैलरी में जाके देखें, कभी 10 लोग बैठे होते हैं, कभी 12 लोग बैठे होते हैं, 15 लोग मौजूद होते हैं और बिल पास हो रहा होता है। तो ये सीरियसनेस जो है असेंबली के मेंबरान की वो कहीं पर भी नजर नहीं आती। कमेंट ऐड करना है, इस वजह से कता कलामी की माफी चाहूंगी। जुनैरा क्विकली कमेंट कर दीजिएगा। मैं बस यही कहूँगी कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट एक तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उससे हालात और ख़राब होंगे। पहले ही पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है वो मज़ीद जो प्रेशर माउंट करेगी, तो फिर जो लेके आएंगे ना टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा इतना बोझ, तो सफ़र फिर कंट्री करेगा। सही। ब्रिगेडियर साहब, इंग्लिश वाला सफर ये देखें, टेक्नो गवर्नमेंट की बात है सही कि पाकिस्तान से ऊपर आइन नहीं है। या तो ये पॉलिटिशियन मेच्योरिटी दिखाएं, जी पाकिस्तान खुदा ना खासा डूब रहा हो, तो देन फिर हमने आइन को क्या करना है कि पाकिस्तान को बचाना है। ठीक है, पाकिस्तान को बचाना है और सियासतदानों को मैच्योरिटी की जरूरत है। आप सबका पॉइंट आ गया और यही सवाल जब हमने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के मामले पर स्पीकर से मुलाकात, डेडलॉक बरकरार है, तो क्या ये मामला पीटीआई के गले पड़ सकता है? 44% लोगों का मानना यह है कि जी हाँ, ये मामला पीटीआई के गले पड़ सकता है, लेकिन 56% लोगों को ये लगता है कि ये मामला पीटीआई के गले नहीं पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब में सियासी ओट किसी करवट नहीं बैठ सका है। तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही अपने अपने अराकीन को बचाने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखे हुए हैं और मुशावरत कर रहे हैं कि हमने एतमाद का वोट कब लेना है, कैसे लेना है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अराकीन का भी दावा है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही अरकान असम्बली की अक्सरियत खो चुके हैं। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ये सामने आ जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई हालात परवेज इलाही के हाथ से निकल चुके हैं? जुनैरा, परवेज इलाही को लेकर मुस्लिम लीग नून बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, आपके ख्याल में क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग क्यों जितनी बैलेंसिंग सियासत करती है वैसी कोई कर नहीं सकता। वो हर तरफ खेलते हैं और इफ़ आई वर क्यू लीग तो मुझे तो लगता कि मैं री इमर्ज कर रही हूँ आउट ऑफ नो वेयर। दे आर आस्किंग फॉर 30 सीट्स फ्रॉम पीटीआई। तो आप अंदाज़ा करें कि उनका इस वक्त कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है सिस्टम में कि उन्हें पता है कि वो जो चाहें वो मांग सकते हैं पीटीआई से। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। जिस दिन ये सब कुछ हुआ था, डी नोटिफाई किया गया था वज़ीर आला को और मामला अदालत में गया था, एक तो उस दिन 58(2)B की याद ताज़ा हो गई थी कि वो अभी भी जिंदा है और वो बैलेंसिंग एक्ट्स भी नज़र आने शुरू हो गए थे जो अप्रैल में नज़र आए थे। लेकिन इट वाज थॉरली अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। अगर इमरान खान नहीं डिज़ोल्व करना चाहते पंजाब की असेंबलीज तो उनको भी एक नीश मिल गई, उनको भी एक स्पेस मिल गई। अगर परवेज़ इलाही चाहते हैं कि अभी वो डेवलपमेंट वर्क करें और अपने लिए पॉलिटिकल कैपिटल इकट्ठा करें, उनको भी स्पेस मिल गई। और जो गवर्नमेंट चाहती है कि वो किसी ना किसी तरह अपना प्रेशर माउंट रखें कि गवर्नमेंट ना डिज़ोल्व हो पंजाब में, उनको भी स्पेस मिल गई। सो इवन अगर 11 जनवरी तक ये मामला चला भी जाता है और कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस हो भी जाता है, तब भी ये सिचुएशन फ्लूइड है। बिकॉज हमें इतनी आइनी और कानूनी रास्ते निकालने आते हैं कि कुछ ना कुछ हम निकाल ही लेते हैं बीच में से। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर क्यू लीग एट लीस्ट। सही। अंबर, तहरीक इंसाफ और काफ लीग बार बार ये कह रही है कि नंबर्स पूरे हैं। अगर नंबर्स पूरे हैं तो फिर तारीख क्यों नहीं दे रहे? क्या एतमाद का वोट कब लेना है?
देखिए यहाँ भी जैसे हमने स्पीकर के मामले में बात की थी एंड आई होल्ड ट्रू टू इट कि यहाँ भी आपको नजर आ रहा है कि मुश्किल में है, दोनों तरफ मुश्किल में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी मुश्किल में भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्यू लीग भी मुश्किल है। खास तौर पर मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो क्यू लीग का जो किरदार है वो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में अहम भी है और वो समझते हैं कि उनके लिए मौका है। बार बार यही कहा जाता है परवेज इलाही साहब, क्योंकि जिस दिन कभी वो इस तरफ इमरान खान साहब का साथ भी देते हैं लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के करीबी तस्वर किए जाते हैं, उनको भी और उन्होंने अपनी आगे की सियासत भी देखनी होती है। तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्यू लीग का इतना आसान रास्ता नहीं आ रहा है। उनको एक अदालत की तरफ से आपको एक रिट्रीट तो नजर आया और दोनों तरफ रिट्रीट ही नजर आया था, लेकिन क्या दोनों को एतमाद है कि उनके नंबर्स पूरे हैं? ये सब अब इस वक्त मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ बातों की हद तक की है, किसी को इतना एतमाद नहीं है। वही बात है कि जब आप इतने साल इस्टेब्लिशमेंट की मदद से चलते रहे, आपको याद होगा कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही जो पंजाब की हुकूमत थी उस वक्त शहबाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को का भी ऑप्शन था, वो बना सकते थे लेकिन नहीं बनाई और पीटीआई ने बना ली। तो जब मदद हासिल ना हो तो फिर इसी तरह का आपको एक जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो आपको नजर आता है कि समझ नहीं आ रही होती कि किस तरफ जाना चाहिए। सो आई थिंक ये जो कुछ अराकीन हैं जिनकी समझ इस पे सवाल है और दोनों को कॉन्फिडेंस नहीं है। एतमाद तभी होगा जब खुद पर अपनी जमात पर एतमाद होगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इस सारे फसाने में चौधरी शुजात साहब का क्या किरदार देख रहे हैं आप? देखिए दे आर इन विन सिचुएशन में, लेकिन एक बात है कि अगर इस स्टेज पे या इसके बाद भी काफ लीग PMLN की तरफ जाती है, PDM की तरफ जाती है, तो उनको सियासी नुकसान होगा। और वही बात जो अवाम इस वक्त होते हैं कि आप लोटा बन जाते हैं या आप फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं या फिलिशन चेंज करते हैं अपनी सियासत बचाने के लिए, वो अल्टीमेटली इलेक्शन में नुकसान होगा। इसलिए कि PTI इस वक्त पॉपुलर पार्टी है और अगर इस वक्त उनको छोड़ेंगे तो मेरे ख्याल में इनको नुकसान होगा। अदरवाइज ये कुछ सीटें और अपनी बार्गेनिंग करेंगे, लेकिन जस्टिफाइड बार्गेनिंग करनी चाहिए। लेकिन इशू ये है कि चाहे परवेज इलाही की गवर्नमेंट बच जाए या PDM की हुकूमत आ जाए, PMLN की आ जाए, बात यह है कि सियासी माहौल बहुत ही जो है वो गैर इस्तेकाम रहेगा, इसके अंदर मुआशी गैर इस्तेकाम भी रहेगा। और मुझे सिर्फ एक सवाल करना है, वो ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम कहाँ पर खड़े हैं? PMLN पंजाब वो फेडरल गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश कर रही है, PTI पंजाब बचाने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान को बचाने की कौन कोशिश कर रहा है? आई वॉन्ट टू दिस। ये हमारे पैनल माशाल्लाह एमिनेंट बैठे हैं पैनल में, इनसे पूछे पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई कोशिश कर रहा है? मेरा ये बिग क्वेश्चन है, मुझे यही अफसोस है। हम कर रहे हैं ना ब्रिगेडियर साहब, हम रोज कर रहे होते हैं रोज करते हैं। सारे सियासतदान अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, जो नजर आ रहा है ब्रिगेडियर साहब। और उसमें साथ सबसे बड़ी बात ये है कि सालदा कहते हैं पाकिस्तान, मेरी गारंटी पाकिस्तान डिफॉल्ट से नहीं बचेगा। ओके डन, नहीं बचा। वेयर इज द इकोनॉमी? पाकिस्तान की आवाम की क्या है, महंगाई क्या है, उनके लिए कौन कुछ कर रहा है? क्या उनके लिए हम कर रहे हैं? दीज आर द क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। सही। और अगर डिफॉल्ट नहीं करेगा, इसाकडार इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, तो फिर टेक्नोक्रेट की बातें कहां से आ गई? ये भी एक आम सवाल है ब्रिगेडियर साहब। ऐसे आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि बात चल रही है कि कोई 7 के करीब लोग हैं जो कि शायद अपनी साइड बदल सकते हैं, तहरीक इंसाफ को शक है उन पर। तो क्या लगता है वाकई ये इन बातों में सदाकत है, और क्या वाकई जरदारी साहब अपने काम करके जो है वो कराची चले गए हैं? मेरे ख्याल से शाइस्ता अदालत का जो फैसला आया था पंजाब असम्बली की रिगार्डिंग, उसके बाद से मेरे ख्याल से कोई साइड बदल नहीं सकता। हाँ, वो रिज़ाइन ज़रूर कर सकते हैं, रिज़ाइन करके दोबारा जो है इलेक्शन लड़के वो वापस आ सकते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में वो एब्सेंट भी नहीं हो सकते और साइड भी चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बड़ा अहम सवाल जो है वो ब्रिगेडियर साहब ने कहा था, मैं अपनी थोड़ी सी नाकिस राय से जवाब देने की कोशिश करूँगा। बात यह है कि मेरे ख्याल से सियासतदानों को इस मुल्क में काम नहीं करने दिया जाता, उनके ऊपर ब्लेम ज़रूर आता है। सियासतदानों को एक
दफ़ा खुल के काम करने दिया जाए। उसके बाद देखते हैं कि आखिर आपस में लड़ते रहेंगे, किसी की चोंच टूटेगी, किसी की दुम टूटेगी, लेकिन कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा। देखिए, मुल्क में स्टेबिलिटी आना बहुत अहम है इस वक्त। आप देखें कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली थी तो उन्हें किस हाल में हुकूमत मिली थी, और जो लोड शेडिंग और पावर का हाल उस दौर में हुआ था, तो हर घंटे में लोड शेडिंग हो रही थी। 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, वो उसके ऊपर काम करते हैं, लोड शेडिंग बेहतर होना शुरू होती है, मईशत कुछ बेहतर होना शुरू होती है, लेकिन फिर वो पनामा का चक्कर बीच में आ जाता है। मोस्ट पॉपुलर लीडर और वज़ीर आज़म को जो है अपनी सीट से हाथ धोना पड़ता है। मतलब जब आप तजुर्बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत अहम है इन तमाम मामलात में, सबको पता है, मुझे पता है, जुनैरा को, अंबर को, ब्रिगेडियर साहब को। तो अगर सियासतदानों को खुल के काम करने दिया जाए तो शायद वो इसके ज़िम्मेदार भी हो और उनके ऊपर हम इतना ज़्यादा फिर क्रिटिसाइज़ भी करें। लेकिन अभी भी देखें, सुनने को मिलता है कि कोई डिग्गी में बैठ के गया, कोई फ्रंट सीट पे बैठ के गया, कोई अक्सर 4 नंबर गेट का जिक्र कर रहा होता है। तो अगर पॉलिटिशियंस को काम करने दिया जाए इस मुल्क के अंदर खुल के, तो फिर मेरे ख्याल से हम उनके ऊपर खुल के क्रिटिसाइज भी कर सकें। लेकिन अगर उनको काम नहीं करने दिया जाएगा, बार बार हुकूमतें चेंज होंगी, तो मईशत को नुकसान पहुंचेगा। अभी भी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उस वक्त मईशत कुछ ना कुछ अपनी पटरी पे जरूर चढ़ रही थी। एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही थी, टैक्स कलेक्शन बेहतर हो रही थी, रेमिटेंसेस बेहतर हो रही थी, तो एक माहौल बना हुआ था। लेकिन फिर एक तजुर्बा किया गया और उस तजुर्बे का नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा। तो ये तजुर्बे करने वाले कौन लोग हैं, ये मेरा सवाल ब्रिगेडियर साहब से है, अगर हमें बताना पसंद करें अभी। लेकिन मेरे पास वक्त कम है, मुझे ब्रेक ले। और ये सवाल हमने जब सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि क्या वाकई हालात परवेज इलाही के हाथ से निकल चुके हैं, तो 45% लोग ऐसे हैं जिनका मानना यह था कि जी हाँ, हालात परवेज इलाही के हाथ से निकल चुके हैं। 55% लोगों का मानना यह था कि हालात परवेज इलाही के हाथ से नहीं निकले हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली लाने की कोशिशें जारी हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी एमक्यूएम के तमाम धड़ों को मुत्तहिद करने के लिए मुसलसल मुतहरिक हैं। अब सवाल यह है कि क्या कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली का इम्कान मौजूद है? ब्रिगेडियर साहब, लगता है मुत्तहिद होंगे ये? देखिए, जो कोशिश हो रही है और एमक्यूएम के लिए बेहतरी भी इसी में है कि ये सारे धड़े जो हैं ये मुत्तफिक हो जाएं। एक को कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, आई थिंक जर्नलिस्ट का चांसेस यही कि उनको बना दिया जाएगा। और फिर जाहिर है कि एमक्यूएम इंग्लैंड तो वैसे ही पहले ख़त्म हो चुकी है, तो ये एक मजबूत जमात बनेगी। पीपल्स पार्टी को इतराज़ इसलिए नहीं है कि दे फील के पीपल्स पार्टी का कराची में वोट बैंक बहुत कम है। वो 2-3 सीटें जो लेते हैं वो हमेशा वो अभी भी ले लेंगे, मलीर की और एडजॉइनिंग एरियाज़ की। एक्चुअली दे आर गेटिंग टुगेदर टू काउंटर पीटीआई, बिकॉज इस वक्त पीटीआई के वहाँ पर ज़्यादा जोर है। कराची में आपने कोई जलसा देखा, कोई देखा, बहुत लोग निकल रहे, एमक्यूएम के लोग आ रहे थे, बिकॉज दे गॉट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम देयर ओन पार्टी जिस तरह बने हुए थे। तो मेरे ख्याल में इस वजह से पीटीआई को काउंटर करने के लिए एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मिलके करना चाहते हैं कि उनको इलेक्शन में फ़ायदा हो जाए। ठीक है अंबर, आपके ख्याल में कराची के अवाम इस इत्तेहाद पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे? हमको सब ऑप्शंस की जरूरत है और हमने एमक्यूएम का हाल देखा है जब से ये टूट और तकसीम हुई है। पीएसपी अलग, अल्ताफ हुसैन और लंदन का अलग अलग की, उससे पहले एमक्यूएम हकीकी कुरंगी की सीट जो बड़ी पक्की सीट थी एमक्यूएम में, सिर्फ 65 वोट से उनको ये जीत हासिल हुई थी बाई इलेक्शंस में जून में। और टीएलपी के वोट बैंक वो सेकंड नंबर पे थे। पीएसपी के भी कोई 5-6 हज़ार वोट थे। तो आप सोचें कि अगर ये इत्तेहाद इनका हो जाता है तो फिर इनको ज्यादा कॉन्फिडेंस या एतमाद से ये वोट में कंटेस्ट करेंगे। और ये बिल्कुल बात सही है कि इस वक्त अगर इत्तेहाद की जरूरत है वो एमक्यूएम या उनको है, और अगर वो नहीं करते तो वो उनका नुकसान आपको हर इलेक्शन में नजर आता है। तो उनके इंटरेस्ट में है, उनके मफाद में है, इत्तेफाक उनका हो जाता है और दोबारा से इत्तेहाद हो जाता है, तो फिर वो दोबारा से चैलेंज कर सकेंगे। तो मुख्तलिफ चैलेंजर्स मिल गए उनके, उसमें जमात इस्लामी भी है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। ठीक है जुनैरा, आपके ख्याल में अगर तो ये एमक्यूएम के तमाम धड़े मुत्तहिद हो जाते हैं तो उससे पीटीआई के वोट बैंक में डेंट पड़ेगा?
देखिए, ट्राइड एंड टेस्टेड है MQM। उन्होंने बहुत देर तक लोकल गवर्नमेंट चलाई है और कितना फ़ायदा हुआ है कराची को। यू नो इट, आई नो इट, कराची के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। तो एज सच तो ये सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, पावर शेयरिंग फार्मूला है कि इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए ताकि काउंटर कर सकें PTI को। बट बेसिकली इट्स द सेम ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल के किसी को काउंटर करने के लिए किसी को खड़ा कर दिया, कहीं पे किसी के लिए किसी को खड़ा कर दिया। असल में कराची के लोगों के पास और ऑप्शंस होनी चाहिए थी जो कि नहीं है, और अगर PTI वहाँ चली जाती है तो वो सूट नहीं करता किसी को भी, तो ये उसके लिए मूव हो रही है सिर्फ। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब क्विकली कमेंट कर दीजिएगा। जी, मैं फिर ब्रिगेडियर साहब की तरफ सवाल पूछूंगा कि ये तजुर्बा कौन दोहरा रहा है, और जो MQM है वो लीडर लेस पार्टी है इस वक्त। जो कौम बयानिए के पीछे जाती है ना, वो इस तरह की दोबारा से इत्तेहाद को नहीं मानती। अगर MQM का लीडर अल्ताफ हुसैन नहीं है तो ये पहले जैसे रिजल्ट शो नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में आपने देखा कि जो लोगों का बयानिया रहा है, जैसे जब नवाज शरीफ ने, मरीम नवाज ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, लोग उनके साथ चले। जब इमरान खान ने करप्शन का नारा लगा के ताकत में आए, लोग उनके पीछे चले। अभी भी जैसे उनको निकाला गया, एक बयानिया लेके वो चल रहे हैं, लोग उनके पीछे आ रहे हैं। लेकिन PSP अगर अपना बयानिया छोड़ के MQM में मदगम हो जाएगा तो वो रिजल्ट्स नहीं आ सकेंगे। ये ना सोचा जाए कि अगर ये तमाम लोग मिल जाएंगे तो जो इन्होंने वोट अलग अलग लिए थे वो कलेक्टिव वोट हो जाएगा। इससे पीपल्स PTI की पॉपुलैरिटी है और एक नई जमात के तौर पे उभरी है, और हमने बड़े जमाने से देखा है कि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।